We will start with objectives on marginal utility analysis, indifference curve analysis. First objective, consumer is in equilibrium when the following condition is satisfied. mu of x upon mu of y is equal to is greater than price of x upon price of y, is less than price of x upon price of y, or is equal to price of x upon price of y. Now the answer is C. Now this objective is based on principle of equi-marginal utility. I have this ready table. Suppose person is having rupees 41. How much? This is only for the sake of 41 rupees है उसके पास. He is consuming two commodities, x and y. Price per unit is rupees 5 and price per unit is rupees 7 for x and y respectively. इसका 5 रुपये भाव है, इसका 7 रुपये भाव है. Now first ये इसकी mu है, marginal utility. मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट में 30, सेकंड में 24, तीसरे में 22 और चौथे में 20. यहाँ पे 35, 32, 28. ओके. नाउ सपोज हाउ विल यू स्पेंड द मनी. अब है ना, यहाँ पे वो 5 रुपया खर्चा करेगा और 30 यूटिलिटी मिलेगी. 5 रुपया खर्चा करेगा, एक यूनिट खरीदेगा एक्स का और इसको 30 यूटिलिटी मिलेगी. तो पर यूनिट कितना हुआ? 6 हुआ कि नहीं? 6 रुपया हुआ पर रुपी 6 हुआ कि नहीं? 30 यूटिलिटी मिलेगी 5 रुपए में, तो 6 यहाँ पे खरीदता है तो 35 रुपीज में 7 रुपए में 35 मिलता है, तो यहाँ पे इसका रेट आता है 5 आता है. ओके. फिर यहाँ पे 24 यूटिलिटी मिलती है 5 रुपए में, तो यहाँ पे रेट आता है 4.8. यहाँ पे 32 मिलती है 7 रुपीज में, तो 32 डिवाइड बाय 7 पर रुपी 4.57. ये 4.57 यहाँ का रेट होता है. ओके. पर रुपी कितना मिलता है? ओके. देन यहाँ पे 22 डिवाइड बाय 5 इज 4.4 रुपीज पर रुपी, 4.4 यूनिट्स पर रुपी, एंड यहाँ पे 4 यूनिट्स पर रुपी, एंड हियर आल्सो 4 यूनिट्स पर रुपी. ये इसका पर रुपी का हिसाब है कि पर रुपी कितना यूटिलिटी मिलती है. फॉलो दिस. नाउ अब इसके पास 41 रुपीज है, तो सबसे ज्यादा यूटिलिटी कहाँ मिलती है? ये पहला यूनिट खाऊं कि ये खाऊं? यस, मैं पहला कंज्यूम करूंगा क्योंकि मुझे 30 यूनिट मिलते हैं 5 रुपए में, मतलब 1 रुपए में 6 मिलते हैं. तो ही विल स्पेंड रुपीज 5 ऑन फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स. ओके. फॉलो दिस. ओके. 30 डिवाइड बाय 5 रुपया खर्चा करेगा फर्स्ट यूनिट ना. ओके. और 30 यूनिट्स पाएगा. ओके. फिर यहाँ पे इसको 4.8 मिलता है. अब इसको सेकंड आगे खर्चा करना है, 5 रुपए गए इसके, बैलेंस कितना बचा? 36 रुपीज, 36 रुपये बचा. ओके. अभी इसको 5 रुपीज मिला, यहाँ पे 5 रुपी पर यूनिट 5 मिलता है, पर रुपी 5 मिलता है. 1 रुपए में 5 यूनिट मिलते हैं, 7 रुपए में 35 यूनिट. तो ही विल कंज्यूम व्हाट? यहाँ पे इसको चॉइस है, इसमें और इसमें चॉइस है, तो यहाँ पे तो 4.8 मिलता है 1 रुपए में, 24 यूनिट मिलते हैं 5 रुपए में, तो 1 रुपए में 4.8, यहाँ पे 1 रुपए में 5, तो ये अच्छा है. तो स्पेंड रुपीज 7 ऑन फर्स्ट यूनिट ऑफ वाई, और कितना यूनिट्स मिला? 35 यूनिट्स. ओके. अब ये कंज्यूम हो गया, ये कंज्यूम हो गया. और अब 4.8 यहाँ पे है और ये 4.57, तो ये दोनों में से क्या कंज्यूम करेगा वो? अच्छा, इसका बैलेंस कितना बचा? 7 रुपए गए तो 29 बैलेंस बचा. 29 रुपया, 41 में से 5 गया, फिर 5 में से 7 गया, तो 29 बचा. अब वो 24 यूनिट्स ले रहा है 5 रुपए में, 4.8 1 रुपए में आता है, और ये 4.57, तो ही विल कंज्यूम व्हाट? रुपीज 5 विल स्पेंड ऑन सेकंड यूनिट ऑफ x. ओके. दैट इज 24 यूनिट्स. ओके. अब इसको यहाँ पे 4.4 है और यहाँ पे 4.57 है. क्या है? 4.4 और 4, ये और इन दोनों के बीच में मुकाबला है. ये कंज्यूम हो गया. अब इसका सेकंड और इसका थर्ड, तो इसमें ज्यादा मिलता है, तो रुपीज 7 करेगा ऑन सेकंड यूनिट ऑफ y. कितना? 32 यूनिट्स.
लगेगा 7 रुपए में। ओके, फिर अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना है 4, चार यूनिट मिलते हैं 5 रुपए, 20 रुपए, 20 यूनिट का 5 रुपया, तो 1 रुपए का 4 यूनिट्स। ओके, और यहाँ पर भी 4 ही है, नहीं यहाँ पे अभी 4.4 करेगा, यहाँ पे 4.4 है और यहाँ पे 4 है, तो ही विल स्पेंड ₹5 ऑन थर्ड यूनिट ऑफ x, दैट इज 22 यूनिट्स लगेगा। फिर यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो फिर ये रुपीस क्या करेगा, ₹5 ऑन x एंड ₹7 ऑन y। अब इसके पैसे भी खत्म होते जा रहे हैं। ओके, तो इसके पैसे पूरे खत्म हो गए, 24 बचा, फिर 17 बचा, फिर और 12 बचा और 12 चला गया। ओके, तो पूरे रुपए खत्म हो गए इसके। 5 रुपीज ऑन x एंड ₹7 ऑन y, दैट इज हाउ मच। तो अब ये क्या हुआ, लास्ट में इक्विलिब्रियम कहाँ पे हुआ, mu ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू mu ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y। यहाँ पे रुकेगा वो, दोनों में 4 आता है। देखो यहाँ पे mu 40 डिवाइड बाय 5, ये 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाय 7। यहाँ पे दोनों इक्वल आते हैं ना, तो यहाँ पे इसके पैसे खत्म होने चाहिए इस पॉइंट पे। तो mu ऑफ x अपॉन mu ऑफ y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x, नहीं ये फॉर्मूला ये है पहले। ओके, अब mu ऑफ x अपॉन mu ऑफ y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगी। ये पूरा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। क्या ये लॉ ऑफ व्हाट, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत समय लगा एक्सप्लेन करने का, 7 मिनट ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करने का बहुत ज्यादा समय होता है। ओके, नाउ द टोटल एरिया अंडर द डिमांड कर्व ऑफ अ गुड मेजर्स, टोटल एरिया अंडर डिमांड कर्व मेजर्स टोटल यूटिलिटी। क्या मेजर करता है वो, टोटल यूटिलिटी। मैं बताता हूं ये कैसे होता है, सुनो। ये है ये डिमांड कर्व है, ओके ऐसे ही होता है ना, हाँ कि नहीं। ये फर्स्ट यूनिट, ये सेकंड यूनिट, ये थर्ड यूनिट, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फर्स्ट की प्राइस, सेकंड की प्राइस, थर्ड की प्राइस, फोर्थ की प्राइस। अब है ना, फर्स्ट की प्राइस ये, तो ये फर्स्ट यूनिट है, इसमें फर्स्ट यूनिट के लिए वो इतना पैसा देने को तैयार है। सेकंड यूनिट के लिए उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है तो कम पैसे देता है ना। पैसा ज्यादा भाव क्यों देगा जब यूटिलिटी ज्यादा हो। तो इन सबको ऐड करेंगे, ये फर्स्ट की यूटिलिटी, ये सेकंड की यूटिलिटी, ये थर्ड का यूटिलिटी, ये फोर्थ का यूटिलिटी, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल एरिया अंडर डिमांड कर्व, और वो बताएगा टोटल यूटिलिटी। फॉलो दिस। नाउ after reaching the saturation point, consumption of additional units of a commodity, saturation point मतलब marginal utility is 0। तो क्या होगा जब marginal utility 0 हो जाती है, तो total utility to fall and marginal utility becomes negative। Answer is C। Consumer surplus is highest in case of necessities। सबसे नेसेसिटीज में सबसे ज्यादा यूटिलिटी होती है कंज्यूमर सरप्लस, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच टू डिमांड वाज गिवन बाय, मार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत किसने सिखाया था, एल्फ्रेड मार्शल। ओके, तो इसने क्या सिखाया था, हिक्स ने इंडिफरेंस कर्व। Which of the following, while analyzing Marshall measures of consumer surplus, one assumes what? When we take any of the Marshall's law, we always assume what? Perfect competition. Okay. Then, which one is not the assumption of theory of demand based on analysis of indifference curve? Which one is not an assumption?
गिवन इंडिफरेंस का होगा अजम्पशन, कौन सी चीज अजम्पशन नहीं है? गिवन द स्केल ऑफ प्रेफरेंस बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एज बिटवीन टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, ये तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि देयर इज अ स्केल ऑफ प्रेफरेंस, दो कॉम्बिनेशन में कुछ को हम प्रीफर करते हैं, कुछ को प्रीफर नहीं करते हैं. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अ वेरी मच पार्ट ऑफ द इंडिफरेंस कर्व. कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये नहीं है. कंज्यूमर ऑलवेज प्रीफर मोर ऑफ अ पर्टिकुलर गुड टू लेस ऑफ इट. कंज्यूमर हमेशा चाहेगा, ये तो असम्पशन नॉर्मल है कि हायर कंजम्पशन करेंगे कोई चीज का तो हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगा. तो ये थर्ड कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. हाँ, याद दिला दे, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में ये असम्पशन होता है दैट मनी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट. ऐसा हम एमयू में अज्यूम करते हैं, लेकिन इंडिफरेंस को हम ये अज्यूम नहीं करते हैं. तो आंसर इज सी. टोटल इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑफ अ कमोडिटी इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट. प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट. ऑलवेज याद रखना, price effect is equal to what? Substitution effect plus income effect. Okay, follow this. अब ये ना, ये पूरा कर्व्स के साथ समझाना पड़ता है, which is actually strictly speaking not in the syllabus of CPT or CA Foundation. Law of consumer surplus is based on indifference curve, revealed preference theory, law of substitution, law of diminishing marginal utility. Consumer surplus is based on law of diminishing marginal utility. If two goods are perfect substitutes of each other, तो indifference curve will be linear. क्या होगा इनका इंडिफरेंस कर्व? होगा लीनियर होगा, एक लाइन बनेगा, ना कॉन्वेक्स होगा ना कॉन्केव होगा. और ओके, कॉन्वेक्स और कॉन्केव नहीं होगा. वैसे कॉन्वेक्स होता है क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. पर अगर दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है तो वो लीनियर होगा. इट विल बी व्हाट? लीनियर. यस. न्यू ऑब्जेक्टिव्स. रीड द फॉलोइंग टेबल and answer question 11 and 12. This is number of products and total utility given to you. What is the marginal utility when consumption increases from 4 units to 5 units? Utility at 4 is 12,000 and at 5 it is 12,000, 14,000. So the marginal utility is 2000. Answer is C. When the marginal utility, what is the marginal utility when consumption increases from 8 units to 9 units? 8 units पे है 17,600 और 9 units पे है 18,000. So it is how much? 400. Follow this. Consumer surplus is the area. Very important question. Below the demand curve and above the price. Above the supply curve and below the price. Above the demand curve and below the price. Below supply curve and above the price. ये देखो, ये सब कॉम्बिनेशन मत देखो. कंज्यूमर सरप्लस कब होता है? सुनो, ये डिमांड कर्व है. Now you are ready to pay. इतना सब देने को तैयार हो तुम पैसे. This entire area now below is your utility area, total utility. So you are ready to pay the area below the demand curve. Now suppose say this is supply curve and this becomes the equilibrium price. Now you will pay for OM units. You will pay OM into OP. You will pay
इट मीन्स दिस मच एरिया यू विल पे, इतना पैसा आप दोगे, मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पैसा आप पे करोगे, है ना। पर तुम लोग की टोटल अगर हम लोग यहां तक ले तो हमारी ये जो पूरी एरिया है, ये फुल मैं राउंड राउंड कर रहा हूं ना, ये पूरी मेरे को यूटिलिटी मिलती है, जबकि मैं पे कितना कर रहा हूं, सिर्फ इतना, ये स्क्वायर पे कर रहा हूं और ये पूरा मुझे मिलेगा। तो मैं, ये मेरी सरप्लस है ना, दिस इज माय सरप्लस, ये मेरी सरप्लस है, एस एस लिख रहा हूं, एस 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 लिख रहा हूं ना, ये सरप्लस एरिया है। तो इट इज अबाव द प्राइस बट बिलो द डिमांड कर्व। क्या आंसर आएगा? बिलो द डिमांड कर्व एंड अबाव द प्राइस। ओके, सपोज द प्राइस ऑफ अ न्यू बाइसिकल इज रुपीज 200 and Natali values the new bicycle at 400, वो तो बोलती है 400 की है पर रियल में 200 में मिल गई उसको। What is the total consumer surplus? If Natali buys a new bike, तो सरप्लस 200 रुपया, और क्या 400 क्या उसका वैल्यू कर रही है और मिल रहा है 200 में। If a buyer's willingness to pay for a new car is 2 lakhs, मतलब 2 लाख देने को तैयार है, and she is able to actually buy it for 1,80,000, her consumer surplus is rupees 20,000। सस्ते में खरीदा, जितना सोचा था उससे कहीं सस्ते में। सपोज there are 3 identical vases available to be purchased. Buyer 1 is willing to buy 30 for 1, buyer 2 is willing to buy 25 for 1। एक आदमी 30 देने को तैयार है, दूसरा 25 देने को तैयार है, और तीसरा बायर सिर्फ 20 रुपए देने को तैयार है। इफ द प्राइस इज 25, 25 रुपए भाव है, लेकिन तो तीसरा बायर तो नहीं खरीद पाएगा, ही वोंट बी एबल टू बाय। व्हाई? बिकॉज द प्राइस इज 20, ही इज रेडी टू पे 20 एंड द प्राइस इज 25। सेकंड बायर बाय करेगा और ये तो अवश्य करेगा, ये 30 रुपीज का देने को तैयार है पर इसको 25 में मिल रहा है। हाउ मेनी वेसेस विल बी सोल्ड? What is the value of consumer surplus? 2 vases will be sold. फर्स्ट बायर खरीदेगा, सेकंड खरीदेगा, और फर्स्ट वाला तो 30 देने को तैयार था लेकिन मिला 25 में उसको भी, तो he will have a surplus of 5. Second will not have any surplus because he is ready to pay 25 and he actually pays also 25. So the answer is option D. 2 vases will be sold and consumer surplus is rupees 5. आया समझ में कि नहीं? Now, read the following table and answer the question number 17 and 18. Here products and total utility is given. What is the marginal utility when consumption increases from 4 units to 5 units? 4 to 5, यहाँ से यहाँ 1000 का इजाफा, 1000 is the answer. Okay. What is the marginal utility when consumption increases from 8 units to 9 units? 8 units से 9 units बढ़ा, तब पता है कितना है, 200 रुपया का, 200 रुपया यूटिलिटी में इंक्रीज हुआ, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज MU is 200. What is the consume? When is the consumer in equilibrium? His price line is, जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, his price line is tangent to indifference curve. What is it? है ना? ओके, इसके जो बजट लाइन होती है वो टेंजेंट होती है इंडिफरेंस को। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड नन ऑफ द अबव। इट इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी। वी से इट गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन, लेस सेटिस्फेक्शन। वी डू नॉट यूज नंबर्स। ओके, इन केस ऑफ नेसेसरीज, marginal utilities of the earlier units are in large. In such a case, the consumer surplus will be almost infinite, because necessities होती है उसमें, स्टार्टिंग में बहुत आनंद आता है और कुछ पैसा शायद कम देना पड़ता है, तो marginal consumer surplus will be what? Infinite, which is not the assumption of indifference curve analysis. एक तो मनी
का यूटिलिटी कांस्टेंट नहीं है, वो तो assumption नहीं है उसका. The consumer is rational and possesses full information. This is an assumption. Consumer is not capable of ranking all combination. This is wrong. We always assume that consumer is able to rank all the combination. If the consumer prefers combination A to B and B to C, then he must prefer combination A to C. अगर उसको A अच्छा लगता है B से और C से B अच्छा ज़्यादा लगता है तो फिर A अच्छा लगेगा C के कंपैरिजन में. If combination A has more commodities than combination B, then A must be preferred. Definitely A के पास ज़्यादा है तो A will be preferred. Okay, so these are all assumptions. This is not an assumption. What? Second wala. The consumer is in equilibrium when marginal utility is constant. When marginal utility is greater than price of the goods. When marginal utility is less than the price of the good. अब कब होता है? When mu is equal to price of the goods. Okay, this is the answer. Which is not the property of indifference curve analysis. Indifference curve slopes downwards to the left. ये डाउनवर्ड स्लोप होता है. देखो इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होता है, ऐसे होता है. तो ये लेफ्ट स्लोप डाउनवर्ड हो रहा है, लेकिन लेफ्ट की तरफ हो रहा है कि राइट की तरफ हो रहा है? ये राइट की तरफ हो रहा है. तो पहली बात गलत है. लेफ्ट नहीं बोलना चाहिए था, राइट बोलना चाहिए था. इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. यस, दैट इज बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. बस सही बात है. इंडिफरेंस हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन लोअर इंडिफरेंस कर्व. तो ये है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट. ये not a property of indifference curve. Higher indifference curve, higher level of satisfaction, isn't it? Higher level of production, higher level of income. Wrong. Indifference curve is convex to the origin due to diminishing MRS, falling marginal rate of substitution. Consumer surplus is now, having done this, indifference curve is convex to the origin due to falling marginal rate of substitution. Consumer surplus is what the consumer is ready to pay minus what he actually pays. जितना वो देने को तैयार है उसमें से जितना उसने दिया हो बाकी बचा हो सरप्लस. Indifference curve approach assumes rationality, consistency, transitivity, all of the above. Yes, it assumes all. Rationality है, consumer is rational. Consistency है मतलब एक को x को प्रीफर करता है y से, तो हमेशा x को y के ऊपर प्रीफर करेगा. ऐसे नहीं कि कभी x प्रीफर करेगा कभी y प्रीफर करेगा, ऐसा नहीं है. Transitivity मतलब if x is more than y and y is more than z, then x is more than Z also. Indifference curve approach does not assume rationality. No, it assumes rationality. Ordinal measurement, it assumes ordinal measurement, high low वाला measurement. Cardinal measurement नहीं होता, numbers वाला नहीं होता है. Consistent consumption pattern behavior. Yes, these A, B and D are the normal assumptions of indifference curve. Cardinal measurement is not an assumption. Marginal utility of analysis was propounded by Alfred Marshall. Indifference curve analysis was propounded by Hicks and Allen. Cardinal measurement of utility means utility can be measured. Cardinal मतलब numbers में बताने का. Now, which of the following statement is false? An indifference curve is concave to the origin. This is false. Indifference curve is convex to the origin.
Higher indifference curve is better than lower. An indifference curve is a curve which represents all combination of goods which gives same satisfaction to the consumer. Indifference curve is concave to the origin. Slope of indifference curve indicates what? Slope of indifference curve indicates marginal rate of substitution. Okay, which is not the assumption of marginal utility analysis. Marginal utility, cardinal, consistent, constancy, rationality, ये सब तो होता ही है. Ordinal is not available in marginal utility and cardinal is not available in indifference analysis. Law of diminishing marginal utility may not apply to, it may not apply to money, butter. हाँ, DMU में हम लोग क्या assume करते हैं कि utility of money is constant. Indifference curve में हम लोग ये assume नहीं करते हैं. तो law of DMU does not apply to money, may not apply to money, which not the assumption of law of DMU, which is not the assumption of law of DMU. Now, it is not an assumption. The different units consumed should be identifiable. This is an assumption. Identifiable in identity should be identical होना चाहिए in all respects. Different units consumed should consist of standard units. Yes, you should take units in standard quantity. There should be a time gap or interval. No, there should be no time gap or interval. So this is not an assumption. The law does not apply to hobbies. This is also correct. Doesn't apply. So answer is C. Option C is the correct answer. Concept of consumer surplus was given by Marshall. Even utility, marginal utility was given by Marshall. If two goods are perfect substitutes of each other, then it follows that indifference curve will be linear. We have done this objective. The law of diminishing returns implies that for each extra unit of X consumed holding constant consumption of other goods, total utility increases. Okay. Total utility remains unchanged. Marginal utility will increase at a constant rate. Wrong. Each extra unit of X consumed holding constant adds successively less and less to the utility. This total utility increases, ये भी correct है और ये भी correct है, लेकिन क्या होता है, total utility कभी कभी negative भी होती है जब saturation point के बाद consumption किया जाता है. So D is the most appropriate. Add successively less and less to the utility. हर unit कम add करता है. When two units are perfect substitutes of each other, MRS is constant. Consumer surplus concept is derived from law of diminishing marginal